मेरा तो नाम रणविजय सिंह लल्लू मुखिया। दिलचस्पी था कहने का मतलब, हम लोग देखिए यादव हलिए भाषण के कर सुने जा जी, लालू यादव का भाषण सुना है, बच्चे हारियो भाषण सुने जा रही। लालू यादव कहते थे पढ़े लिखे से कौन काम, भैं चलाओ तो मट्ठा खा। पिताजी कहते थे कि अरे कहाँ गया था वो, कह रहे लालू जी के भाषण सुने के बोले। तो क्या बोले, उनके बोले हैं पढ़े लिखे से कौन काम, भैं चलाओ मट्ठा खाओ। वही सुन के जीता वह पढ़ियो करता। तो उनका भी जो है भाषण का मेरा शिक्षा पर असर मतलब पड़ा, उन बातों का असर आप पे और भी समाज के हम पर भी असर पड़ा। और उस समय विद्यालय के जगह पर चरवाहा विद्यालय होता था, लेकिन मैं उस जमाने में मेरा दुख नहीं होता था, मुझे अच्छा लगता। अच्छा, प्रभावित तो करते प्रभावित होते थे। और मेरे मन में हो गया कि अब लालू जी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे से कौन काम, भैं चलाओ तो मट्ठा, अच्छा बात, इसलिए हमको उतना पड़ता है। तो दिनचर्या कैसे हुआ मतलब पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं रहा लालू जी के पास? हाँ, लालू जी के भाषण जहाँ हो लो, हम बाढ़ो चल जाए पैदल तो भाषण सुन, इतने भाषण सुन, हम याद कर बाबू को चल दो का होले हो, हमकी पढ़ाई भाषण सुन लालू यादव के फैन हो गए। हाँ, वो है पढ़ाई लिखाई पर कम गया, पढ़े लिखे से कौन काम, भैं चलाओ तो मट्ठा खा। तो हमको लगा कि अच्छा बात, मतलब वो एक समय था जहाँ से कि दिल दिमाग में मतलब अब राजनीति की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई आपकी, और वहां से आपने राजनीति में आने का मन बनाया। लेकिन मेरी पहचान बढ़िया नहीं थी, इसलिए मुझे चमकल नहीं मिला। तो मुझे एक दिन संकल्प मन में लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। उनकी सरकार थी, मतलब एक बार विधानसभा को जा नहीं सके और उस स्थिति नहीं था। उस समय हमारे उनकी सरकार थी। तो उस वक्त कौन सी पार्टी आप सोचते थे? मैं सोचता था भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी, इच्छा अंदरूनी था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीछे सेंटिमेंट जुड़ने के पीछे इसलिए मैं सेंटिमेंट मेरा इसलिए जुड़ा कि मुझे जाति पार्टी से दूर था। निर्दलीय से मतलब आपकी तैयारी थी? निर्दलीय से चुनाव की तैयारी था। टारगेट तो वहाँ अनिरुद्ध यादव को हराना, हाँ हराना था। लेकिन चलो उसी पीरियड में 9 बजे अथी होना था, टिकट की घोषणा। उस दिन बढ़िया से पूजा पाठ किया। लेकिन मैं जितना जगह गया किसी को मैं बताया होता ना, इसलिए नहीं बताया कि भाई देखा कहीं कोई नजर उजर लगे ना, कोई गुंडा उंडा लगे ना। उसी में मैं प्लेन पर चढ़ा पहली बार। इसलिए पहली बार चढ़ा के मुझे बोला गया कि आज आना है, तो हम प्लेन पर चढ़ा लियो ना, स्पष्ट बता। पहला बार प्लेन हम सोचे कि भाई टिकट के सवाल है, प्लेन पर चढ़िए जाना चाहिए। उस दिन बड़ा भाग से बचलियो। उस दिन आग लो आंधी, तो हेलीकॉप्टर वाला कार्गो बेल्ट लगाइए, तूफान आ गया। मुझे लगता है यहाँ टिकट फाइनल होने वाला है। लेकिन हम कहा कि चलिए भगवान, हेलीकॉप्टर था या हवाई जहाज? हाँ, पर जहाज बहुत सा भी है। जी हवाई जहाज। अब पहले बार चढ़ा लियो, फिर ना चढ़ा लियो। तो मैं चढ़ा लियो, हली 100 आदमी हेले, बच्चा बुतरू उसमें खेल रहा था। कोई बात नहीं है, तो होने वाला होगा, या जो होता भगवान कर। घोषणा रात में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया का घोषणा हुआ। पूरी विधानसभा में हंगामा हो गया कि कौन है भाई। दूसरे जिले के लोग फोन करने लगा कि लल्लू मुखिया को टिकट मिल गया। विधानसभा के तो लोग ध्यान करता था। अनिरुद्ध यादव जो वर्तमान विधायक है, उसके एक पहलवान फोन किया कि अरे भाई रणविजय सिंह को टिकट मिल गया, लगता है कोई राजपूत समाज को मिल गया, अच्छा हो गया। राजपूत समाज को मिल गया तो हम लोग को बढ़िया हो गया। तो वो कहता है, यादव कहता है कि अरे वो बाबू साहब नहीं, वो लल्लू मुखिया के ना बिल्कुल दिन खराब कर दो जी, आकलन में कमी। हाँ, मेरी आकलन थोड़ी सी गलती हो गया उसी में जी। तो अपने मकसद में आप खुद को कितना कामयाब? सभी के दुख सुख में मैंने शामिल होने का मकसद अभी अधूरा है। तो वर्तमान विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कैसा रहा इनका कार्य? देखिए, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। अभी जो है वो अपना फंड, एगो मुन्नी रजक MLC है, उसका 16 करोड़, अपना 16 करोड़, एगो को तो राज्यसभा है उसका नंबर जानते, उसका लाया 10-12 करोड़, 50 करोड़ के उन्होंने चापाकल लिखवाया। अभी जो है चापाकल खेत में गरीब को तो नहीं मिल रहा है। मैं जाता हूँ, कहता है कि चापाकल न दे सर, उनकी कहा विधायक जी बड़ी चापाकल 50 करोड़ दिलथी ना, बड़ी कादमिया के दिलथी ना, नेतवा के दिलथी ना, और खेतवा में नेतवा गा रहे हमारे इनका। लेकिन ठंडा
अगला बार तो आपने पूरा किया नहीं, 5 साल तो पूरा किया नहीं। आज जहां ना सुने, जहां बल का उपयोग करे, वीडियो है उनका, अभी बताएंगे, कहिएगा तो वीडियो है, कह रहे हैं कि जहां ना सुनने वाला है भरिए बल से वोट लेना है। तो तीनों चीज उनका फेलुअर होने वाला है। न उनका पैसा काम करेगा, न बल का प्रयोग होगा, और न जनता मंदिर के नाम पर इस पर ठहराने। आपके अगर राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की बात हो तो क्या है? आदमी जब नहीं रहता है तो उसकी उपलब्धि की चर्चा, आरोप लगा रहे हैं आप? वो सारा मुसलमान जान, मतलब आप डायरेक्टली और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यालय जो है पाकिस्तान में, ये इधर उधर वाले बात पे क्या? मुख्यमंत्री जी को लोग बहका उका देता है। मुख्यमंत्री जी सज्जन आदमी है और उनका विचार उत्तम है, इसलिए उनके विचार को मैं धन्यवाद देता। तो चुनाव होने वाला है बिहार। अबरी 2020 वाला गलती ना करो, हम सजग ही हो, अबरी जगल ही हो, हम ओवर कॉन्फ्रेंस में भी ना ही हो। बख्तियारपुर का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव? देखिए, बख्तियारपुर का हमारा ये वो काम बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे मुद्दे वो बनाने का करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? जनता को इस सबसे कोई मतलब नहीं। मतलब केंद्रीय मुद्दे का भी सकारात्मक प्रभाव। अरे क्या बात करते हैं, गर्दा होना एकदम गर्दा है सब। राम अवतार, कृष्ण के अवतार में सब लोग हैं, तो बिहार की जनता, गरीब जनता खुशहाल गर्दा उड़ाएंगे हैं कि बख्तियारपुर के विकास में गर्दा उड़ेगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 कैसा होने वाला है, प्रत्याशी कौन कौन होने वाले हैं, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, देते रह रहे हैं। मैं अविनाश राज सिंह, एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं बख्तियारपुर विधानसभा में। 180 नंबर विधानसभा ये आता है और आज जिन व्यक्ति विशेष के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, जिनका परिचय आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, ना ही अपने विधानसभा में, ना ही पटना के लिए, और अपने क्षेत्र में तो खैर जाने माने चेहरे हैं। तो आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आज उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी से बख्तियारपुर से पूर्व में विधायक रहे, और भी कई उपलब्धियां हैं क्षेत्र में इनके साथ जुड़ी हुई। पूर्व में ये जिला पार्षद भी रहे हैं, वार्ड सदस्य भी रहे हैं, उप मुखिया भी रहे हैं। तो आज इनके साथ हम बातचीत करेंगे, इनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करेंगे। रणविजय कुमार सिंह जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, तो हम इनसे इनका जीवन परिचय जानने का प्रयास। रणविजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार आपका। आपको भी नमस्कार, अविनाश जी, पूरे टीम को धन्यवाद जी। बहुत बख्तियारपुर की आवाज को आप पहुंचाने के लिए बख्तियारपुर आए, हमसे इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में रणविजय जी, काफी सारी उपलब्धियां क्षेत्र में आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो अगर आपके जीवन में आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आप क्षेत्र में आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई कहाँ की आपने, युवा काल कैसा रहा आपका, राजनीति में तो राजनीतिक चर्चा तो होगी ही, चुनाव का समय है, लेकिन थोड़ी जीवन चर्चा अगर हो जाए, जीवन परिचय अगर हो जाए, थोड़े संक्षिप्त और थोड़े विस्तृत। तो रणविजय जी, अगर आपका जीवन परिचय आपकी जुबानी जाना जाए तो कैसा रहा है आपका जीवन? मेरा तो नाम रणविजय सिंह लल्लू मुखिया है जी। लोग लल्लू मुखिया से लोग जानते हैं जी। इसलिए मेरा गांव जो है बगल में टेका बिघा पड़ता है, और मेरे पिताजी भी जिनका प्रसाद ज्यादा है। मेरे पिताजी 2 भाई थे, हमारे जो है पिताजी प्रोफेसर जवाहर सिंह इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में रहे हैं, रिटायर कर गए। मेरे पिताजी खेती करते हैं, और मेरी बचपन से प्राथमिक विद्यालय चक्रदौलत से मेरी शिक्षा हुआ। बाद में जाकर मैं सालिमपुर उच्च विद्यालय में पढ़ा, फिर हम लोग हाई स्कूल राम लखन से ज़्यादा हाई कॉलेज बख्तियारपुर, उसमें मैंने BA तक फाइनल किया है।
जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है, तो क्या माहौल उस वक्त का, क्योंकि पुरानी बातें हैं, क्षेत्र का विकास या उस दौर की अगर बात की जाए तो काफी कुछ अलग रहा था अभी से उस वक्त। पिताजी का व्यवसाय कैसा था, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जिन सरकारी स्कूल में आपने की, क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी हुई वहां पे, कैसा माहौल हुआ करता था, कैसे आप लोग विद्यालय वगैरह जाया करते थे, थोड़ी अगर संक्षिप्त में रखें। जैसे देखिए, हम लोग का जो विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय जो हमारा है घर के बगल में था। मैंने हाई स्कूल में गया, बगल में सालेमपुर। तो हाई स्कूल में हम लोग जो है 4-5 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते थे। राम लखन सिंह कॉलेज में हमने जब पढ़ाई किया तो ट्रेन से आना जाना रहता था। और पिताजी किसान थे तो समस्या तो थी, लेकिन हम लोग उस कार्यकाल में भी मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ाई लिखाई में मेरी ठीक डिग्री भी प्राप्त हुआ है। और उसी कार्यकाल में हम जो है, मेरे दिमाग में चला, मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने कहा कि अरे एक विधायक जी से चापाकल की व्यवस्था करिए। जी, मैंने विधायक जी से मिलने के लिए गया। ये कब की बात है, मतलब ये जब आप कॉलेज में थे, स्कूल में? कॉलेज के बाद फाइनल जब हो गया था जी। तो कहने का मतलब हमारे जो पूर्व विधायक थे जी, यहाँ के, पहले आरजेडी के विधायक थे, एक विजयानंद यादव हुआ करते थे जी। मेरे पिताजी ने कहा कि अरे भाई एक चापाकल की व्यवस्था करो। लेकिन मैंने पटना गया, उस समय लालू जी की सरकार थी, मंत्री उस समय हमारे विधायक थे, मंत्री थे। तो मैं पटना जंक्शन पर रात में, दिन में उस दिन व्यस्तता थी, विधायक मंत्री जी को हम नहीं मिल पाए, इसलिए कि मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं पटना जंक्शन पर रात में गुजारा, सुबह विधायक जी के पास मैं मिलने के लिए गया। तो विधायक जी के से मतलब पड़ोस में, आप पटना से तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं, पड़ोस में रहने के बाद भी पटना स्टेशन पे रात में बड़ी समस्या थे। उस समय जो है, कहने का मतलब बहुत सारी ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकता नहीं था। तो मैं सोचा कि सुबह सुबह बोला कि विधायक जी को, ये बोला विधायक जी सुबह ही मिलेंगे, तो हम सोचा कि पटना स्टेशन पर रह जाते हैं और मैं विधायक जी से चापाकल मिलूंगा। लेकिन मेरी पहचान बढ़िया नहीं थी, इसलिए मुझे चापाकल नहीं मिला। तो मुझे एक दिन संकल्प मन में लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए, इतना बड़ा तूफान है, मंत्री हैं, और मैं जैसे लोगों को पहचान नहीं रहने के कारण, मेरी अगर नेता की पहचान होता, मेरे परिवारों की पहचान होता, तो समझ जाते मेरा एक चापाकल हो गया। मैंने सोचा कि अच्छी बात नहीं है, मैं भी जीवन में राजनीति करूँगा और मैं जो आज मांगने चला हूँ किसी को, तो इस वक्त जो है मेरी प्लान बना कि मैं राजनीति जीवन में आऊँ। तो फिर 2001 में जो है, मतलब वो एक समय था जहाँ से कि दिल दिमाग में, मतलब राजनीति की तरफ दिलचस्पी पड़ गई आपकी और वहाँ से आपने राजनीति में आने का मन बनाया। ऐसे मैं राम लखन सिंह कॉलेज में जब पढ़ता था, उसमें विधि व्यवस्था से तो चुनाव नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय कॉलेज के स्टूडेंट लोग चुनाव करते थे अध्यक्षों का। कॉलेज चुनाव? हाँ, तो चुनाव का, अध्यक्षों का चुनाव होता था। उसमें मेरा अध्यक्ष भी मैं राम लखन सिंह कॉलेज में बना था। मतलब कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स में? मतलब लेकिन फिर जो है अध्यक्ष बना, फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे इच्छा किया, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई किया हो, ऐसा करो जीवन में कुछ नौकरी चौकरी करो। मैंने एक बार आपको बताना चाहते हैं, मैं आर्मी की बहाली में तो गया था जी, लेकिन आर्मी की बहाली में मैं जब गया दानापुर, मैं दौड़ में, जो मेरी दौड़ थी, दौड़ सक्सेस नहीं, फिजिकल में छट। हाँ, फिजिकल में मैं छट गया। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छी बात नहीं है। हमको फिर लोगों ने, हमारी मन में जो विचार चल रहा कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो राजनीति में भाई शुरुआत कहाँ से हो, एक बार विधानसभा कोई जा नहीं सकता और उस स्थिति नहीं था। उस समय हमारे उनकी सरकार थी, बहुत तरह की तूफान चल रहा था। उनकी सरकार थी मतलब? लालू जी की सरकार थी उस समय, 2005 तक सरकार चला और 2001 में हमें वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने की प्लानिंग हुआ। तो उस समय जो आरजेडी की सरकार था, तो समझते हैं कि टिकट लेना बड़ा मुश्किल था और उनकी आंधी ज़्यादा था। ये वक्त यादव विधानसभा है, तो त्यागपुर विधानसभा आप जानते हैं यादवों की बहुलता भी है। यहाँ अभी जो है
बोलता 1,10,000 वोट है। तो हम समझते थे कि उस स्थिति में, और वहाँ जो बड़े बड़े लोग विद्यार्थी थे, तो हमें लगा कि राजनीति करना है, लेकिन हड़बड़ा के नहीं करना है, जीवन में शुरू से कर। तो मैंने 2001 में हम वार्ड काउंसिलर का वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ गया, मैं घोसवरी पंचायत के 12 नंबर वार्ड से। और उस समय जो हमारे मुखिया का जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा करो यार, मैं मुखिया में चुनाव लड़ रहा हूँ। रवि रंजन कुमार सिंह थे, तो उन्होंने बोला कि वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ो, तुमको जीतने के बाद मुखिया बनाएंगे। उन्होंने वार्ड मुखिया चुनाव रवि रंजन कुमार सिंह जी, जो हमारे अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय थे, जिनके भतीजी से उनका शादी हुआ था, बड़े लोग हैं। आपको पटना में हरिहर चैम्बर भी उन्हीं का अपना है, यहाँ भी 200-400 बीघा जमीन है। तो बड़े लोगों का संरक्षण मुझे मिला, और अच्छे आदमी हैं, साधु महात्मा की तरह उनकी जीवन था। उन्होंने कहा कि वार्ड मेंबर में लड़ो, मैं मुखिया में लड़ता हूँ। उन्होंने मुखिया का चुनाव 2001 में जीत गए, मैं भी 2001 में वार्ड मेंबर का चुनाव जीत गया। उन्होंने हमें निर्विरोध उप मुखिया बनाने का काम किया। मेरी राजनीतिक जीवन यहाँ से सफल हुआ, और सफल हुआ। मैंने 10 साल राजनीतिक जीवन किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर में तुम्हारे ही लोग रहते हैं ज़्यादातर, ऐसा करो राजनीति में आगे बढ़ो। मैंने 2010 में जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा, और उन्होंने, हम बख्तियारपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 37 था, मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता भी। मेरी राजनीति की दूसरी सफर मैंने पास किया। तो मतलब नीचे से राजनीति की शुरुआत की, फिर कदम दर कदम आगे बढ़े जी। और वह जो आपके जो है वर्तमान विधायक है, उनसे हमारी अच्छी संबंध था। उनको हर 2 चुनाव में मैंने उसको मदद भी किया, चुनाव जीता भी। और उनसे जब चुनाव जीतने के बाद हमारी संबंध बढ़िया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब ये उनके चुनाव जीत, आप अपने चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? उनके चुनाव, मैं जब राजनीति में वार्ड मेंबर बना तो मैं तो विधायक का प्रत्याशी था नहीं, तो मैं दूसरे को जिताने का तैयारी कर रहा था, तो उसको जिताया भी जी। और जिताया भी तो हमारी उससे अच्छी संबंध था। 7वीं से पढ़ता था मेरे साथ, क्लासमेट हुआ करता था, मेरे साथ मुखियागिरी भी किया। फिर 2005 में विधायक बना, तो हमारी संबंध बढ़िया था। लेकिन फिर बाद में विधायक बनने के बाद मेरी संबंध अच्छा नहीं रहा। तो अच्छा नहीं रहा तो मेरी उनकी कुछ हो गया। हम उनको एक दिन कहा कि आपका जो क्रियाकलाप जो आपने करने का काम कर रहे हैं, जनता ने, मैंने बहुत सारी योजनाएं गच्छा था आपको चुनाव जिताने के लिए। आप बहुत सारे गरीब को मंदिर पर सार्वजनिक चापाकल देने के लिए मैंने कहा था चुनाव में, आप दे नहीं रहे। तो मेरी बात को उन्होंने अनदेखा करने का काम किया। तो मैं सोचा कि ऐसे नहीं होने वाला है, इसको मैं चुनाव हराऊंगा। अब मैं उनके मुंह पर कहा कि आज के बाद मैं नहीं आऊँगा और तुमको चुनाव हराऊंगा। इसलिए मेरी पहली संकल्प था जीतने का नहीं, चुनाव उनको हराने का। उसी में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आरजेडी के वर्कर, बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट करने लगा कि आप उसको सही जवाब दिए और उसको हराना भी है। तो मैं उसकी तैयारी के लिए मैं पूरे विधानसभा में मैंने जनसंपर्क उनके माध्यम से, उनके चुनाव में या अन्य लोगों का मेरी जनसंपर्क था। जैसे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा माथा बैठ गया था। तो मैं सब लोगों, जिला परिषद रह चुके थे, मेरी पहचान हो चुकी थी। और जिला परिषद जब मैं बना तो बोर्ड लगा के गया तो उसकी जलन हो गया, कह जिला परिषद जीत गया, लिखता है एक दिन खतरा हमको करेगा। तो मेरे जो भी कुछ लोगों की योजनाएं था, वो मेरी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि एक दिन कि तुमको चुनाव हराऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मैं क्षेत्र में माहौल बनाना शुरू किया कि इसको हराना है, नया प्रत्याशी को लाना है, ये नहीं बोले कि मैं ये लाना है। इसलिए कि मुझे उस समय उद्देश्य था हराना। तो मुझे लगा कि चलो उसके लिए हम लोग पूरे क्षेत्र में जब दौरा वौरा किया, 2-4-5 शहर का सम्मेलन मीटिंग सिटिंग उसके विरोध में मैंने किया, तो पब्लिसिटी मुझे अच्छा है। तो मैं सोचा कि अरे क्या होने वाला है, लगता है बढ़िया है। 2013 में बाढ़ के चपेट में पड़ गया 4 पंचायत। मेरी इच्छा रहती थी, मैं मुखिया था, जिला परिषद थे, तो मैं दियारा के लोगों को 1.5 महीना के लिए कैंप किया। 4 लाइन उस समय चालू नहीं था, 1 लाइन चालू हुआ था, चालू होने की स्थिति में था।
तो मैंने 2000 आदमी को 1.5 महीना के लिए 4 लाइन पे जानवर से आदमी तक के सभी लोगों को मैंने भोजन करवाया, पूरे सिस्टम को देखा, क्षेत्र में माहौल बना। करे बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया जो है दियारा के बाढ़ पीड़ितों को तो 2 महीना तक सेवा कर रहा है, जानवर से लेकर आदमी तक व्यवस्था किया। तो मैं जब क्षेत्र में बाढ़ के बाद जब मैं गया तो मैं उनके विरोध में गया कि हराना है, लेकिन उन गांव इलाका के लोगों ने जब जहां जाए कहा आप ही लल्लू मुखिया हैं जो 2 महीना तक दियारा के लोगों को आपने सेवा किया, जानवर को भी खिलाया, आदमी को भी खिलाया। तो मेरी मनोबल लगा कि जनता में मैंने कुछ किया, इसकी उपलब्धि मिल रहा। उसी पीरियड में बाढ़ दक्षिण इलाका में आ गया, मकान में इसी में। तो मैंने बाढ़ वहाँ अंचलाधिकारी थे, उन्होंने जो है बाढ़ घोषित नहीं कर रहा था, मैं उसके लिए अनशन पर बैठ गया। तो खाम टाल क्षेत्र में मेरा बख्तियारपुर था, तो उस इलाका में मैं 24 घंटा अनशन पर बैठा। उस पंचायत को मैंने बाढ़ घोषित करवाया। तो जब यह सब जब क्षेत्र में जब हो गया और जब मैं क्षेत्र में जब जनसंपर्क में निकला तो कहा कि अरे लल्लू मुखिया है, बाढ़ इलाका जो टाल में आया था उसके लिए अनशन पर बैठा था। बीडीओ पदाधिकारियों से जब न तब किसी भी कार्य के लिए हम लोग ब्लॉक जाते उसके लिए लड़ने का काम करता है। आप दियारा के लिए 2 महीना भोजन करवाए, इसलिए आप उसको हराने की विचार क्यों कर रहे हैं? आपको हम लोग चाहते ही चुनाव लड़ाना। मुझे लगा कि भाई कैसे होगा चुनाव लड़ाना, संभव है नहीं। आज के जमाना में प्रत्याशी पार्टी के टिकट की खेला है, लेकिन मेरी हृदय कबूल नहीं कर रहा था कि मुझे टिकट मिलने वाला है। तो मुझे एक बार सोचे कि मतदाता अधिकार रैली करते हैं, उस अधिकार मतदाता अधिकार में नारा दिए, मतदाता अधिकार के सब दल सबसे बढ़िया निर्दल हमने वो रैली 2013 में की। रैली में जब जुटा, जब पूरे विधानसभा मैंने जब भ्रमण किया, डीजे बाजा हाथी घोड़ा सारे के साथ 50,000 आदमी यहाँ पे जुटाया। जब ये जुट गया तो भाव हो गया पूरे विधानसभा। अरे ये तो बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश में नेताओं के पास सब बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस समय सर्वे 14 में चल रहा था, सब जगह सर्वे हो गया। तो 15 में जब आया मैटर चुनाव का जब समय आया तो मेरी निर्दलीय चुनाव की तैयारी था। छोटा छोटा दल सब लोग भाई हमको कहता था कि हमारी पार्टी से लड़िए। हम कहा तो हमारी पार्टी में तो वोल्टेज नहीं है, तो लड़ेंगे कैसे? बिना वोल्टेज वाला से तो लड़ेंगे नहीं। हमको लड़ना है जो पार्टी से जो मेरे विचार है, मैं कहूँगा ना अगर ये पार्टी हमें विचार करती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो उस वक्त कौन सी पार्टी आप सोचते थे? मतलब मैं सोचता था भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इच्छा अंदरूनी था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता अच्छा क्यों? ये अगर मैं थोड़ा इस बात को यहाँ से बात आगे ले चलेंगे। पार्टियां आप यादव परिवार से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आप बता रहे हैं कि उस वक्त थी सत्ता में जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आप गए भी थे, तो वहां से क्यों सेंटिमेंट नहीं जुड़ा आपका? मतलब भारतीय जनता पार्टी के पीछे सेंटिमेंट जुड़ने के पीछे इसलिए मैं सेंटिमेंट मेरा इसलिए जुटा कि मुझे जाति पार्टी से दूर जाना था। इसलिए कि अगर मैं जाति पार्टी में रहता तो हमारे भूमिहार समाज के रवि रंजन कुमार सिंह मुखिया बने, अच्छे लोग थे, अच्छा विचार था, तो उनकी जो हमने गुण प्राप्त किया कि जाति पार्टी से काम होने वाला नहीं है, और अच्छे लोगों के साथ संस्कार से हमें पता चला कि यह जो आरजेडी पार्टी है एक जाति की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग समाज की पार्टी है। इसलिए मेरी जो है अच्छे लोगों के साथ मेरी संबंध रहा, बुद्धिजीवियों के साथ मैंने बैठा, तो मेरी विचार हुआ कि नहीं ऐसा पार्टी होना चाहिए जो सभी जाति और वर्ग के लोगों को लेकर चलता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लूं, इसलिए कि मुझे टिकट लेना बड़ा संभव बुझा रहा था उस समय। मतलब दिल में बातें थी, लेकिन लेकिन मैं रखता नहीं था, इसलिए कि टिकट लेना आसान था नहीं। तो 2015 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी थे माननीय भूपेंद्र यादव, लेकिन मेरी तो संपर्क नहीं था। तो मैं सोचा था क्या, उसी पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष 2015 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं मंगल पांडे जी, तो मंगल पांडे जी को मैंने जुगाड़ करके होटल पर रुकवाया। मैं इसी होटल पर रुकवाया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को।
मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वागत बात किया। बोले कि लल्लू मुखिया तुम किस पार्टी में हो? क्योंकि पार्टी में तो ना ही हुजूर, अभी पार्टी कहाँ है, कोई पार्टी कहाँ है, हम तो निर्दल पार्टी चल रहा था। लेकिन आपके पार्टी से मेरी विचार था कि अगर सिंबल मिलता तो चुनाव लड़। बोले कि चलो ऊपर वाला की कृपा होगा तो अच्छा हो। उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, बोले कि ऊपर वाला की कृपा होगा तो तुम लड़ सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब 2000 आया 15 चुनाव के जब 20 से 22 दिन बचा तो मुझे लगा कि अब तो 20-22 दिन चुनाव का है, छोटा छोटा दल का फोन आ रहा है। मैंने सोचा कि बिना वोल्टेज वाला से हम लड़ नहीं सकते। लेकिन मेरी विचार मन में चल ही रहा था कि मुझे एक दिन फोन आया, माननीय भूपेंद्र यादव जी का फोन आया। अरे तुम लल्लू मुखिया बोल रहे हो? हाँ सर मैं भी बोल रहा हूँ। तो अरे भाई मैं उनसे चाहता हूँ कि मेरी एक बार मुलाकात हो जाए उनसे। मैं उनसे मुलाकात किया जाकर दिल्ली में। बोले कि यार तुम्हारा तो मैं सब देख रहा हूँ, तुम मेरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो तो विचार करो। मैं कहा कि आपकी पार्टी के तो मेरे पूरे दिल में कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसलिए कहा कि तुम्हारा जो सर्वे हुआ है, तुम्हारा सर्वे में नाम आया है, तो मैं तुमको बुलाया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन बोले कि ठीक है भगवान करेंगे तो अच्छा होगा। कंफर्मेशन वहां पे नहीं, कंफर्मेशन नहीं हुआ, भगवान करेंगे तो अच्छा होगा। मैं बिहार में सोचा कि अब बिहार में इतना जब हो गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी में अब बायोडाटा शुरू करें। कंफर्म तो हो नहीं रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, माननीय सुशील कुमार मोदी जी को, माननीय हमारे उस समय मंगल पांडे जी अध्यक्ष थे, मैंने सब लोगों को बायोडाटा दिया। लेकिन जब बायोडाटा दिया लेकिन कंफर्मेशन मुझे नहीं आया। एक दिन हम लोग 4-5 लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का टिकट का घोषणा होना था। सारे लोग पूछते थे हमसे कि भारतीय जनता पार्टी का आपको चुनाव लड़ना है, कोई टिकट वगैरह का कंफर्मेशन हुआ कि नहीं। हम कहा कि आश्वासन है लेकिन कंफर्मेशन फाइनल नहीं है, तो आज घोषणा होना है। हम भी घोषणा होना है तो सामने देखा जाएगा। बाकी तो हम लोग चुनाव की तैयारी में है। रात निर्दलीय से मतलब आपकी तैयारी थी? निर्दलीय से चुनाव की तैयारी था, इसलिए कि मुझे चुनाव की जब मनसा है तो मैं चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। टारगेट तो वहाँ अनिरुद्ध यादव को हराना था। हाँ हराना था। लेकिन चलिए उसी पीरियड में 9 बजे अथी होना था टिकट की घोषणा। उस दिन बढ़िया से मैं पूजा पाठ किया, लेकिन मैं जितना जगह गया किसी को मैं बताया होता है ना, इसलिए नहीं बताया कि भाई देखो कहीं कोई नजर उजर लगे ना, कोई गुंडा उंडा लगे ना, तो भैया ना होता है ना फुल खस्सी। मैं सारा चीज को मन में ही रखे, तो भैया ना पहले तो मैं सोचा कि चलो उसी में मैं प्लेन पर चढ़ा पहली बार। इसलिए पहली बार चढ़ा कि मुझे बोला गया कि आज आना है, तो हम प्लेन पर चढ़ा लियो ना, स्पष्ट बता। पहला बार प्लेन हम सोचे कि भाई टिकट के सवाल है, प्लेन पर चढ़िए जाना चाहिए। मतलब ये टिकट कंफर्मेशन जब आया आपके पास कॉल तब की बात बता रहे हैं? प्लेन चढ़ा पहले ही चढ़ा लियो, लेकिन कंफर्मेशन न हो। मतलब दिल्ली वाले का भी दौरा हुआ? दिल्ली का दौरा पहले हो ना, 10-20 दिन पहले लियो। तो 20 दिन पहले मैंने दिल्ली का दौरा किया, लेकिन उसी वक्त पहली बार फाइनल ना हुआ। उस दिन बड़ा भाग से बचलियो भी। उस दिन आग लो आंधी, तो हेलीकॉप्टर वाला करूँगा, बेल्ट लगाइए, तूफान आ गया। हमको लगता है यहाँ टिकट फाइनल होने वाला क्या। लेकिन हम कहा कि चलिए भगवान। हेलीकॉप्टर था या हवाई जहाज था? जहाज बहुत साथ भी है। जी जी हवाई जहाज। अब पहले बार चढ़ा लियो फिर ना चढ़ा लियो आज। तो मैं चढ़ा लियो, हरी 100 आदमी हिले, बच्चा बुतरू उसमें खेल रहा था। कोई बात नहीं, अब जो होने वाला होगा, यहाँ जो होता भगवान करते हैं। उतरे आए जाए। उसके बाद जब मैं रात में जब टिकट की घोषणा होना था तो मैं सवेरे हनुमान जी के मैं पूजा करता पूरा। मैं हनुमान जी के सुबह पूजा किया कि आज टिकट की घोषणा होने वाला है। तो मैं रात में टीवी पर बैठा, हमारे पास 3-4 लोग और बैठे, इसलिए कि मुझे कंफर्म नहीं था तो मैं क्यों बताता। अजय सो हम बताना भी नहीं चाहते थे।
तो कंफर्म घोषणा हो गया। घोषणा नाम आ रात गया। में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया का घोषणा हुआ। पूरी विधानसभा में हंगामा हो गया कि कौन है भाई। दूसरे जिले के लोग फोन करने लगा कि लल्लू मुखिया को टिकट मिल गया। विधानसभा के तो लोग जान करता था। अनिरुद्ध यादव जो वर्तमान विधायक है, उसके एक बहनों फोन किया कि अरे भाई रणविजय सिंह को टिकट मिल गया, लगता है कोई राजपूत समाज को मिल गया, अच्छा हो गया, राजपूत समाज को मिल गया तो हम लोग को बढ़िया हो गया। वो कहता है, अनिरुद्ध यादव कहता है कि अरे वो कोई बाबू साहब नहीं, वो लल्लू मुखिया के ना मिल गो दिन खराब कर दो जी। तो जब मेरा नाम सुना वो तो बेचैन हो गया। उसका जो दो चार बार कट्टर समर्थक था, वो समर्थक को पता चला कि खाना खा रहा था, कहा कि लल्लू मुखिया के टिकट मिल गया तो थरिये बिक दिया। तो कहने का मतलब उस समय फिर रात में 5,000 आदमी होटल पर मिठाई उठाई बटा। तो हुआ कि चलो नया माहौल था बना। 2005 में 2015 में माननीय हम भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, माननीय नीतीश कुमार जी अलग लड़ रहे थे चुनाव। तो उस महागठबंधन में मैंने 2015 में चुनाव जीता और तब आप विधायक बने। विधायक बन गया पहली बार। मैं इससे आगे के सवाल लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा पीछे आपके जीवन की ओर चलता हूँ। एक दो पॉइंट्स छूट रहे हैं इसमें कि मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा अगर आप बताएं। आपकी फैमिली कब शुरू हुई, कैसे मतलब शादी ब्याह वगैरह, बच्चे कहाँ क्या कैसे करते हैं। और एक प्रश्न ये भी है कि स्कूल टाइम में लोग पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया करते हैं, तो केवल पढ़ाई और खेती पिताजी को सपोर्ट करने में ही दिलचस्पी थी या इसके अलावा भी कुछ और हुआ करता था उस टाइम? कुछ और किया? देखिए हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नहीं दिलचस्पी था। मेरी डिग्री तो फर्स्ट क्लास सब है, इंटर मैट्रिक सब फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन जो होना चाहिए उस समय जो बगल से भी साइड से भी फर्स्ट डिवीजन होता था जी। तो जो होना चाहिए था। मतलब आप साइड वाले हैं क्या? कहने का मतलब हमारा सब डिग्री फर्स्ट डिवीजन। उस समय विद्यालय की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, सरकार का सिस्टम बढ़िया नहीं था, तो शिक्षा में भी कमी हुआ है। और उस समय आने जाने की सुविधा नहीं थी। अब न विद्यालय बहुत हो गया, CBSE विद्यालय हो गया। उस समय CBSE विद्यालय नहीं था, शिक्षा उच्छा में बड़ी काफी समस्या थी। लेकिन उस जमाने में मेरे एक चचा थे, मेरे पिताजी दो भाई थे, दिलचस्पी उन्होंने ली और प्रोफेसर बना। मेरे पिताजी खेती करते थे और आज मेरे एक 4 भाई हैं, एक टीचर है, एक इंजीनियर हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं जो खेती करते हैं। तो कहने का मतलब है उस समय से माहौल था लेकिन दिलचस्पी कम थी। दिलचस्पी था। कहने का मतलब हम लोग देखिए यादव हलिए भाषण के कर सुने जा जी, लालू यादव का भाषण सुना दिए, बच्चे आ दिए भाषण सुने जा दिए। लालू यादव कहते थे पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चलाओ तो मट्ठा खा। पिताजी कहते थे कि अरे कहाँ गया था वो, हम कह रहे लालू जी के भाषण सुनने के लिए है। तो क्या बोले, बोले हैं पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चलाओ मट्ठा खा। वह सुन के जीता, वह पढ़ियो करता। तो उनका भी जो है भाषण का मेरा शिक्षा पर असर मतलब पड़ा था। उन बातों का असर आप पे ही नहीं और भी समाज के लोगों हाँ, हम पर भी असर पड़ा। और उस समय विद्यालय के जगह पर चरवाहा विद्यालय होता था, लेकिन मैं उस जमाने में मेरा दुख नहीं होता था, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, प्रभावित तो करने प्रभावित होते थे और मेरे मन में हो गया कि अब लालू जी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चलाओ तो मट्ठा, अच्छा बात बोल रहे हैं, इसलिए हमको उतना पढ़ना है। तो दिनचर्या कैसे हुआ? मतलब पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं रहा, लालू जी के भाषण से? हाँ, लालू जी के भाषण जहाँ हो लो, हम बाढ़ो चल जा रही पैदल तो भाषण सुन रही, इतने भाषण सुन रही, हमने आज गदगद हो लो, बाबू को चल दो का हो रही हो, हमकी पढ़ाई भाषण सुन रही। लालू यादव के फैन हो गए, भैंस चलाने लगे। हाँ, वो है पढ़ाई लिखाई पर कम गया, पढ़े लिखे से कौन काम, भैंस चलाओ तो मट्ठा खा। तो हमको लगा कि अच्छा बात कर, चलो कोई बात होता, माथा नहीं। मेरे चचा जो है आपको BN कॉलेज में, मेरे चचा प्रोफेसर जवाहर सिंह लालू जी के साथ पढ़े थे। और टिकट से मेरी घबराहट तब हुआ
कि मेरे चचा प्रोफेसर जवाहर सिंह टिकट के लिए लालू जी के यहाँ बड़ी प्रयास किए। जी, आपके टिकट के लिए? नहीं, मेरे टिकट के लिए नहीं, वो अपने टिकट के लिए। जी, अपने टिकट के लिए। मेरे चचा इसलिए कि दोनों दोस्त थे, साथे पढ़े थे और उस समय बढ़िया संबंध था। मेरे यहाँ लालू यादव आते थे, मेरे चचा मेरे घर पर आए हैं, तो उनको टिकट के लिए, प्रयास के लिए हम लोग जाते थे उनके साथे और उनके नारा उरा लगाते थे। लेकिन उनको टिकट मिला उला नहीं, इसलिए कि मेरा चचा बड़ा ईमानदार आदमी थे, माल पत्तर को जुगाड़ करते नहीं थे, इसलिए उनको टिकट मिला उला नहीं। तो हमको लगा कि भाई जब इतना बढ़िया संबंध उनसे था तो उनको टिकट भी न मिला, तो बाप रे टिकट खोना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो जीरो लेवल पर भी आप यहाँ जो आप गांव में घूर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने वाला कोई अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। और उसी का फायदा हम लोगों को मिला कि हम लोग एक साधारण आदमी, रोड पर चलने वाला आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। आज भी भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लोगों को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी जो है ग्राउंड लेवल का, जीरो लेवल से गांव के देहात क्षेत्रों से भी सर्वे करती है और उसको टिकट देती है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी आज जब भारतीय जनता पार्टी को तो मैं देखता हूं, आज भी संगठन का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी बड़ी संगठन की फौज है। हम तो इसलिए कि मैं जिला से, इस बार जिला संगठन है मेरा, और इस जिला संगठन के तमाम संगठन के काम में मैं रुचि विशेष रखता हूँ। इसलिए रुचि रखता हूँ कि तमाम हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर सब लोगों को बराबर मैं बैठक भी करता हूँ और जिला का अधिकतर बैठक भी मैं ही अपने पास रखता हूँ ताकि हमें इसका लाभ मिले, लोगों से जब मिले जुले सबसे अच्छा संबंध रहे। एक बार फिर से मैं आपके जीवन के विषय में थोड़ी सी और जानकारी दर्शकों के लिए अगर मैं करूँ तो आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन या कुछ और करती हैं, आपके बच्चों के विषय में अगर आप थोड़ा बताएं, कब हुई शादी? अरे मेरी पत्नी जो है शादी कब हुई? हमारी शादी जो है 2000 में हुआ था। जिला पार्षद नहीं थे ना, हम वार्ड मेंबर थे, इसलिए जिला पार्षद 2010 में बने, उप मुखिया बने 2001 में बना, शादी हुआ 2000 में। मतलब इन सारी चीजों से पहले शादी हुई? हाँ, शादी हुआ। तो हम समझते हैं कि उस समय मेरी पत्नी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, और पढ़ी लिखी नहीं थी तो हमारी शादी विवाह हुआ। हिंदू रीति रिवाज से उस समय जो है लड़की भी देखा देखी नहीं होता था जी। मेरे पिताजी कहें कि भाई शादी तय हो गया तो हो गया, तो लड़की देखा देखी के चर्चा उर्चा वो सब नहीं हुआ, तो पढ़ा लिखा नहीं था मेरा उस समय। उसके बाद हमारी जो है 2001 में मेरा जो मुखिया बने, मेरा एक बेटा का जन्म हुआ, फिर दूसरा बच्चा का जन्म हुआ, तीसरा एक बच्ची का जन्म हुआ। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। अभी बच्चे का शिक्षण दीक्षा ठीक ठाक से चल रहा है। एक मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक पटना में BA फाइनल कर लिया है, इंजीनियरिंग का कुछ तैयारी कर रहा है। मतलब घर में पढ़ाई का माहौल है? आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम रही, लेकिन घर में पढ़ाई का माहौल जी। राजनीति की चर्चा कर रहे थे हम लोग, एक बार मैं फिर से वहाँ पे लौट गया हूँ। आपने बोला कि टिकट मिला पहली बार आपको भारतीय जनता पार्टी से, औचक टिकट किसको कह सकते हैं कि औचक में आपको दिया गया बिना किसी पूर्वार्ध सूचना के। चुनाव लड़े आप, जीत भी गए, विधायक भी बने, वर्तमान विधायक को हराया आपने। उस टाइम नीतीश जी या फिर ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रही थी, सभी लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। बाद में 2020 में फिर मैं देखूं आपको, आप चुनाव हार गए। 2015 में आप जीते, 2020 में हार गए। वोट कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो उस वक्त दो और पार्टियों के प्रत्याशी थे आपके विधानसभा में मैदान में थे। उन्होंने भी दो और पार्टियां में एक इंडिपेंडेंस भी, एक स्वतंत्र तौर पे भी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी कुछ वोट लाया था। उसके बाद एक और पार्टी थी जिनके भी कुछ वोट आए थे, बीएसपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त आपके जो वोट का डिफरेंसेस था, 2015 से 2020 में आपको वोट ज्यादा मिले, लेकिन फिर भी आप चुनाव हार गए। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि
जीतने के लिए दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों का होना जरूरी है, तभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत पाएगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानता हूँ कि उस समय एक चुनाव 11 से जितेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, उन्होंने 10-12 हजार वोट लाया। तो जो वोट लाया उस समय, जो वोट लाया, जो आरजेडी के विपक्ष के लोग थे, उनसे जब हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं जब चल गया तो हमारे आरजेडी के कुछ वर्कर छूट गए, तो छूट गए और अनुज यादव का विरोधी था, तो उसमें वो चला गया। अगर मान लिया जाए वो ऑप्शन अगर नहीं होता तो वो वोट मेरे तरफ आ सकता था। इसलिए वो जो ऑप्शन नहीं है, 10-12 हजार वोट लाया, उसमें हमारी में पासवानों की संख्या और चीन और बेलदार की संख्या अधिक था, वहाँ राजपूतों की संख्या था, दियारा का माहौल बना, तो उसमें मेरा भी वोट वो नुकसान हो गया। 5-6 हजार मेरा भी वोट नुकसान हो गया। तो हम समझते हैं 12 हजार में 6 हजार तो मेरे वोटों को काट लिए। और उनके विपक्ष के जो विरोधी थे, जो अनुज यादव को समय चुनाव में वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन ऑप्शन मिल गया तो मेरे पार्टी में शिफ्ट नहीं किया। अगर ऑप्शन नहीं होता, वो भी यादव था, वो भी यादव था, मैं भी यादव था, मैं भारतीय जनता पार्टी का था। उस समय 2015 में मैंने 25 हजार यादवों का वोट लेने का काम किया। ऐसा नहीं है, 25 हजार वोट मैंने लिया। एक हमारे अखिलेश जायसवाल जी थे, उन्होंने भी 12 हजार वोट काट लिया, तो 12 हजार में 10 हजार तो मेरा ही वोट काट लिए थे। इसलिए हम पिछली बार के चुनाव में वो कुछ वोट आपके बढ़े, 61 से 68 पे पहुंचे आप। 61 हजार वोट शायद पिछली बार आप लोग लाए थे, और उसके बाद पिछली बार 68 हजार वोट लाए, लेकिन उनका सीधे बढ़ गया, मतलब 89,000। देखिए, बात है, कहने का मतलब है इसलिए बढ़ गया कि उस समय जो था, मैं नीतीश कुमार जी नहीं थे, उस चुनाव जीत गया, और 2020 में नीतीश कुमार थे, तो मैं चुनाव हार गया। तो मैं उसमें किसी को मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, वो दोष सब मेरा है। मेरे मन में था, मेरे मन में मैं अपनी गलती से हार गया। मेरे मन में था कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ नहीं थे तो मैं चुनाव जीत गया। मैं अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इसलिए चुनाव मुझे जीतने में कोई रोक नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंस। और समय के मामला है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए तो थोड़ा सा हो गया। चिराग पासवान जी कह रहे थे कि भाई सीएम बनने नहीं देना है नीतीश कुमार। उस परिस्थिति में उनकी मतदाता जो है टर्नओवर ले लिया, और मेरी गलती था, इससे मिस्टेक हो गया कि मुझे तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे तो मैं जीत गया। भाई ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, जी। ओवर, मैं अगर ओवर नहीं होता तो भाई प्रधानमंत्री भी है साथ में, मुख्यमंत्री भी है साथ में, तो आप कौन हरा रहा है? इसलिए मेरी मिस्टेक हो गया, मैं उस पर समझ नहीं पाए। और मेरे जितने वर्कर थे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं दिया। सब लोग कह रहा था कि चुनाव अब जीत रहे, लेकिन मैं अगर पूरी एनर्जी लगा देता, मुझे अगर मालूम होता कि लड़ाई कंटेस्टेड हो गया है, तो मैं एनर्जी लगाता, मैं चुनाव जीत जाता। इसलिए मेरी गलती से मैं चुनाव, आकलन में कमी हो गई। हाँ, मेरी आकलन थोड़ी सी गलती हो गया, उसी में आ गया जी। आप जिला पार्षद भी रहे, वार्ड सदस्य भी रहे, उप मुखिया भी रहे, तकदीर ने साथ दिया, आप विधायक भी बने, रूलिंग पार्टी से विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी से। आप जिस मकसद से राजनीति में आए, आपने चर्चा किया एक चापाकल का, यानी पानी, पेयजल बेसिक सुविधा में आती है, वहां से आपने बताया कि राजनीति में मेरे को लगा कि कुछ करना चाहिए। तो आप जिस मकसद से राजनीति में आए, उस मकसद में कितना कामयाब हो पाए? जब आपको सत्ता मिली या जब भी आप चुनाव जीते, तो अपने मकसद में आप खुद को कितना कामयाब कर पाए? जैसे देखिए, मैं किसी भी चुनाव में जब जाता था, किसी भी विधायक बनता था, तो जब विधायक जी जब दूसरी बार चुनाव लड़ने जाते थे, तो जनता एक सवाल पूछती थी। एक सवाल यह पूछती थी कि विधायक जी 5 साल पर आए, तो मुझे दिमाग में बैठ गया था कि विधायक जब बने तो इसको खत्म कर देना। दूसरा नंबर ये भी समस्या आया कि गरीब के पास चापाकल नहीं है। मैं सोचा कि दूध, अरे मेरे ब्रेड में दूध चीज हो गया। तो मैं जब जैसी विधायक बना, तो मैंने संकल्प लिया कि पटना में एक रात नहीं गुजारूंगा, और सभी के दुख सुख में मैंने शामिल होने का काम करा। यानी सभी वर्ग के पास तो सब जाते हैं, मैं, मुसहर, पासवान, अनुसूचित जाति के बेटी का जब शादी चंदा से होता था, तो मैं उसमें भी पहुंच जाकर
चंदा भी शादी में देता था, भोज भी जाते थे उस खाने। जहां उस गांव के हमारे कुछ वर्कर भी रहते थे, उनसे जब मैं फोन करता था कि भाई आज कोहावा में जाना है, वो शहर समाज की बेटी के फलाना मांझी का शादी है, उसमें हम आ रहे हैं, आपको आना है। मेरे कुछ कार्यकर्ता वहां नहीं कम पहुंचता था, लेकिन मैं वहां जाता था। आज मेरे क्षेत्र में जाइए, मुआयना करिए, मैं एक वार्ड काउंसलर से मिलना और विधायक से मिलना बराबर कर। विधायक जी से मिले क्या, विधायक जी से चाहिए दुकान पर सम्मान मिल जेतो, अरे विधायक जी बाजार में आवा थे सामान ले जे मिल गए। अरे कहने का मतलब विधायक को मैं एक वार्ड काउंसलर की सुना बहुत सरल बना। तो कहने का मतलब है आज जो है गरीब की समस्या को देखा, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में हार गया। तो हम तो हार गए थे। मैं तो समझता हूँ, मैं पूरे विधानसभा भी घूरा हूँ, सब जगह मैं 10-20 गांव में रोज जाता हूँ। इस बार सब जनता कहती है कि अगली बार हम लोगों से मिस्टेक हुआ। हम कहते हैं अगली बार आपसे नहीं मिस्टेक हुआ, वो हमारी गलती हुआ, इसलिए मेरी गलती हम करेंगे, मेरी गलती से मैं चुनाव हार गया। मैं कुछ गलती में मुझसे कुछ जो काम और करना था वो नहीं हो पाया, कुछ कमी भी हमारे काम में रह गया। जो हमने फार्मूला बनाना चाहिए था, वो फार्मूला बनाने में भी थोड़ा सा कमी हो गया। मतलब मकसद अभी अधूरा है। हाँ, अभी तो मैंने 5 साल आपको बताना चाहते हैं कि भाई 5 साल हारने के बाद मैं राजनीति में पूरी सक्रिय हूँ और मुझे पूरा सीखने का मौका मिला। हमको हारने के बाद कोई अफसोस नहीं इस बात का, हमें लगा कि भले एक बार हार गए, इसलिए कि मुझे सीखने का मौका नहीं, आदमी को परखने का मौका नहीं मिलता, कार्यकर्ता को परखने का नहीं मौका मिलता। जब अच्छा दिन रहता है तो पता नहीं चलता है। अगर मैं एक बार फिर विधायक हो जाता तो मेरे जो वर्कर थे, मेरे अच्छे लोग थे, हितैषी थे, वो पीछे छूट जा रहा था और दूसरे लोग आगे हो जाता है। इसलिए मुझे 5 साल भले भगवान ने मुझे हराया और कष्ट दिया कि मैंने पूरा सीखने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने का। इस बार मैं वर्कर को पहचाना हूँ और सब समस्या को, सब गाँव को देखा हूँ भी। इसलिए इस बार जो है, जो समस्या है हमारे यहाँ समस्या है। तो मतलब जीवन में या तो इंसान जीवन के जंग में या तो जीतता है या सीखता है, ये बात आपने चरितार्थ आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है ये। 5 वर्ष तो आप तो नहीं रहे विधायक, आप तो चुनाव हार गए, लूज कर गए। इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? ये 5 वर्ष जो बीता, तो वर्तमान विधायक के 5 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कैसा रहा इनका कार्यकाल? देखिए, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा, वो 5 साल जो कार्यकाल उन्होंने रखा, बीच में 17 महीना का सरकार बन गया। तो 17 महीना में वो आपको बताते हैं 10 नंबर का आदमी माना जाता है। लोग कहते हैं कि 10 नंबर का आदमी है। अनुज यादव भी कहता है कि मैं 10 नंबर में डायरेक्ट जाता हूँ। तो 17 साल में बहुत ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसा कहता है 100 करोड़ रुपया कमाया। उसके बाद अभी बालू खनन है, बालू खनन में अभी 40 लाख रुपया रोज आता है। पैसा बहुत कमाए, झूठ बोलना उसको बड़ी तरीका, हमारा पैसा उसा ना नहीं कमाए, अब तो छठी चिल्ला से पैसा बुरा के लिया है, पैसा उसा कमाइए ना। तो लेकिन पैसा बहुत कमाया है। एक दिन जो है आपको बताते हैं, अभी जो है वो अपना फंड, एगो मुन्नी रजक MLC है, उसका 16 करोड़, अपना 16 करोड़, एगो कौन तो राज्यसभा है उसका नाम नहीं जानते, उसका लाया है 10-12 करोड़, 50 करोड़ के उन्होंने चापाकल लिखवाया। अभी जो है चापाकल खेत में गरीब को तो नहीं मिल रहा है। मैं जाता हूँ, कहता है कि चापाकल न दे सर, कहा विधायक जी बड़ी चापाकल 50 करोड़ के बाद दिलथिन है, बड़ी का आदमी आके दिलथिन है, नेतवा के दिलथिन है, और खेतवा में नेतवा गाड़ रहे हमारी। तो विधायक जी का चापाकल योजना चल रहा है, अच्छा काम है। बालू माफिया है बेचारा, बालू खनन का काम चल रहा है, 40 लाख रुपया रोज करवा रहे हैं। पता तो चला है, एक दिन जो है कहने का मतलब है बैठक उठक कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो कह रहे थे कि अरे भाई इस बार जो है चुनाव 25 में जीतना है, अगर 25 में चुनाव जीतना है तो पता लगाओ कि कैसे वो वोट देगा। अगर वो पैसा से वोट देगा तो पैसा से, अगर कोई सामाजिक काम लेगा तो उससे। वो अगले कार्यकाल में उन्होंने जो किया था उसको सक्सेस बुझ रहे हैं। अगले कार्यकाल जब उनका था
तो अगला बार जब चुनाव इस बार लड़े 20 में, जी। तो चूहर बाबा का मूर्ति 100 गछ लिए, कोई भी एक टेलर ईटा गिरा दिया, कोई भी एक टेलर मट्टी गिरा दिया, कोई रविदास जी के रविदास टोला में गए, रविदास बाबा के यहाँ गए तो एक ट्रैक्टर बालू गिरा दिया। उसी को कह के उन्होंने वोट को ठग लिया, झसम ले लिया, किसी को बनाया उना नहीं। तो उसी तरह से फिर कह रहा है कि जहां जहां गच्छे हैं उसको फिर 2-4 गाड़ी बालू ईटा शुरू करो। लेकिन जनता तो समझती है, अगला बार तो आपने पूरा किया नहीं, 5 साल तो पूरा किया नहीं, फिर उस मंदिर पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पैसा से ले लो, खरीद लो। आज जहां ना सुने, जहां बल का उपयोग करे, वीडियो है उनका, अभी बताएंगे, कहिएगा तो वीडियो है, कह रहे हैं कि जहां ना सुनने वाला है बरिए बल से वोट लेना है। तो तीनों चीज उनका फेलुअर होने वाला है। न उनका पैसा काम करेगा, न बल का प्रयोग होगा, और न जनता मंदिर के नाम पर इस पर ठगाने वाला है। मतलब 5 वर्षों में विकास कार्य की अगर बात करें तो क्या कैसे? हम तो समझते हैं पूरा विधानसभा घूर लीजिए, एक वो बोर्ड अगर मिल जाए तो, अगर कहीं बोर्ड मिल गया होगा तो हमारी ये सड़क जो हमारी एनडीए सरकार ने बना रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना को उन्होंने दिखा सकता। अब जैसे ग्रामीण सड़क योजना बन रहा है, तो सरकार ने पॉलिसी तय कर दिया, पॉलिसी तय किया कि जो सड़क 5 साल में जो 5 साल हो जाएगा उसको नया सड़क बनाएंगे, नई पॉलिसी ऐसा बना दिया, उसको टेंडर करने की जरूरत नहीं, उसकी अनुशंसा विधायक करने की जरूरत नहीं, फिर 5 साल पर उसको टेंडर हो जाना और सड़क चक हो जाएगा। तो ये तो हमारा एनडीए का पॉलिसी ऐसा है। अब उसमें बोर्ड में लिखवा दे, विधायक है तो बोर्डवा में नाम लिख दिया, मुख्यमंत्री जी का भी लिखाएगा, उसका भी लिखाएगा, मंत्री के तो 2 तो नाम हमरे आ गया, भाजपा वाला एगो तो हमारे मंत्री है जिसका आ गया, मुख्यमंत्री तो 2 आदमी उसका भी प्रोटोकॉल है, इसलिए उसका नाम लिखा जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि सब जो है बाकी उसके फंड का एक भी बोर्ड देख लीजिए, कुछ है नहीं, कलवा के फोटो, एक के कलवा के 4 फोटो, तो बोर्डवा के लगाता है, इसे बोर्डवा लगाता है, हटा देता है, तो कलवा के बोर्ड कहाँ पता चलेगा? अब एक कलवा के पूर्व से ले लेता, पश्चिम से लेता है, अब सगरों से लेके एक कल के 4 पास, तो बोर्ड रहेगा थोड़े। अब एक के जगह गढ़ते, एक कल के एक जगह वोट लगाते हैं, बहुत ज्यादा बनाया, निर्माण के 80 लाख। मतलब विकास में भी दिखावे की राजनीति आपको बता दें भाई, एक वोट बता दीजिए, एक बार पूरे विधानसभा में जाकर देखिए, कहीं कुछ समस्या नहीं है। बाकी सब इस बार बख्तियारपुर की जनता जान गई, और इस बार जाइए एक पब्लिक में, एक 5 साल के बच्चा में कगावरी लालू मुखिया का होवे वाला भी खेला उनका खाता। वर्तमान विधायक के बारे में आपने बताया, उनके 5 वर्षों के कार्यकाल पे टिप्पणी आप कर रहे थे। आप वार्ड सदस्य आप भी रहे, उप मुखिया भी रहे, जिला पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे। आपके अगर राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की बात हो तो क्या रहे? देखिए, मैंने घोसवरी पंचायत के मैं 12 नंबर वार्ड के मेंबर भी बना, तो मैंने अपने 12 नंबर वार्ड में जो गली गली सोलर वगैरह जो होता है, चपाकल होता है, उसमें पंचायत को भी चपाकल व्यवस्था था। आप जाइए मेरे पंचायत में 20 साल के अंदर कोई आदमी नहीं कर सकता है कि मैंने चापाकल घर से खरीद के लाया, चाहे वो वोट दिया या ना दिया, मैंने सबको अपने फंड से, पंचायत के फंड से, फिर विधानसभा के, तो फिर विधानसभा के मैं करा गया, तो मैंने सब लोगों को काम करने का काम किया। और आपको मैं पंचायत में गए जाइए तो मैंने स्वास्थ्य केंद्र बनवाया अपने पंचायत में छोटा, उसके बाद मैंने पंचायत सरकार भवन हमारे मुखिया जी ने बनाने का काम किया। तो आप उपलब्धि, अगर इस बार मैं मुखिया में चुनाव हार गए, 20 साल मुखिया रहे, इस बार जाइए तो कहेगा कि अरे रवि बाबू जैसा मुखिया हो नहीं सकता। तो आज जो आदमी जब नहीं रहता है तो उसकी उपलब्धि की चर्चा होता है, जब आप रहिएगा, जिस पद पर रहिएगा, आपकी शिकायत हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा जब होता है, अच्छा या बुरा का, जब आप नहीं रहिए तो उसकी चर्चा होता है। तो आज जाइए मेरे क्षेत्र में, बख्तियारपुर विधानसभा में और घोसवरी पंचायत के मैं जनप्रतिनिधि भी रहने का काम किया, उसमें जाइए और मेरी चर्चा के बारे में जानकारी लीजिए। हम समझते हैं कि लल्लू मुखिया और मुखिया में रवि बाबू की चर्चा हो। और विधायक जी, आपने अपने पूर्व कार्यकाल के विषय में, अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के कार्यकाल के विषय में आपने बताया। 5 वर्ष जब आप विधायक रहे, उस कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा जो आपने उस 5 वर्षों में किया, जो आपको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं जब विधायक बना तो ये मैंने किया?
आपको मैं बताना चाहता हूँ रघुनाथ जी कि मेरे काल क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, उससे काफ़ी लोगों का जुड़ाव रहता है। हमने ग्राम पंचायत में बड़ा पुल बनवाने का काम किया, बड़ा पुल बनवाया। आपको मिसी पंचायत में लक्ष्मणपुर में मैंने बड़ा पुल बनवाया। कहने का मतलब दियारा में हमारी सड़कें थी जैसी तैसी स्थिति में मैंने आपको अभी दियारा में जो है आपका यहाँ गंगा किनारे से रूपस तक हमने सड़क, यानी हम लोग रूपस से लेकर मरवाही से लेकर चिड़िया तक सड़क बना। यानी कहने का मतलब आप जाइए मेरे क्षेत्र में, वो ऐसी गांव नहीं जहाँ गांव में आपको खरभैया दनियावा में जाइए, खरभैया से हमने जो विभिन्न जो सड़कें थी सब सड़क के लिए मैंने अनुशंसा किया और सड़क हमारी एनडीए की सरकार थी, सड़क बनने का काम। जहाँ तक हमारी फंड का सवाल है तो मैं आप जाइए मिसी में मैंने चबूतरा बनवाया, हमने आपको भांग में जाइए मैंने चबूतरा बनवाया, बैकटपुर में जाइए हमने भवन बनाया, दनियावा मछलिया में जाइए आपका सूर्य मंदिर के पास मैंने सरदार भवन। इस तरह का कार्य और आज भी बोर्ड लगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज भी बोर्ड लगा जहाँ भी मैंने काम किया गरीबों को चापाकल। कहने का मतलब आज भी मैंने निर्माण कराने का काम किया जिसमें बोर्ड लगा। आपको बताते हैं अनुज यादव में गए होंगे सैदपुर बगीचा में जो कार्यालय है, बड़ा सुंदर कार्यालय है, तो जानते हैं जमीन किसका? मैं तो खतियान निकाला, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान का जमीन, आरोप लगा रहे हैं। वो सारा मुसलमान जानता कि वह बियालापुर के मुसलमानों का कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में उनके पिताजी कब्जा किए, 2.5 बीघा कब्रिस्तान है और उसका खतियान मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहते हैं कि खतियान में रहा है, हिदायतपुर मौजा है, खाता खसरा में सब रखे हूँ। उन्होंने इतना सुंदर, इतना पार्टी के पैसा से, अरे विधायक के फंड से उन्होंने समुदाय भवन, आदमी शेड, आयरन, गमला 1 रुपया उन्होंने सरकारी पैसा को लगाया और कब्रिस्तान में लगाया। हमें तो बहुत सारे मुसलमान आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि इस बार मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा है कि कब्रिस्तान को मेरा बुलडोजर चलवा दीजिए। तब तो मैंने सब मुसलमानों से कहा हूँ इस बार अगर हमको आप लोग विधायक बनाते हैं तो आपके कब्रिस्तान जो होता है वो मैं खाली करूँ। मतलब आप डायरेक्टली और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनका कार्यालय जो है वो कब्रिस्तान में, उसकी मैं पूरी खतियान है मेरा। और एक मुसलमान से जाके आप पूछिए तो कहेगा कि मेरे कब्र का जमीन में उनके ऑफिस है, कब्रिस्तान के जमीन में ऑफिस है। एक लोग जानते हैं और हम लोग बैठ के देख रहे हैं। मुसलमान भाई से हम कह रहे हैं इस बार कि भाई अगर इस बार जो मैडम अगर लल्लू मुखिया विधायक बनेगा तो आपके कब्रिस्तान को कार्यकाल समाप्त होने वाला है सरकार का भी। अगले कुछ महीनों में चुनाव, अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में चुनाव का अनाउंसमेंट भी होगा, कुछ महीनों में चुनाव भी हो जाते हैं। और वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तीसरा चौथा कार्यकाल चल रहा है, तो इस लंबे कार्यकाल की तो बात करेंगे ही। बीच में आप 5 वर्ष के लिए आप भी विधायक रहे, तो ओवरऑल कैसा देखते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी के इन कार्यकालों को, खास करके इस पंचवर्षीय की अगर देखा जाए, जब वो कभी भाजपा के साथ और कभी आरजेडी के साथ, तो इन 5 वर्षों के कार्यकाल पे अगर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे की पूछी जाए तो कैसा देखते हैं आप इस कार्यकाल को? देखिए, मैं तो पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के बताता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, जनता में जाता हूँ। हम समझते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मनुष्य के रूप में अवतार नहीं, वो कृष्ण और राम के रूप में अवतार हुए, इसलिए कि मनुष्य उतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कहते थे कि मैंने 100 रुपया भेजता हूँ, 10 रुपया पहुँचता है, 90 खा जाता है। लेकिन आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया पहुँचता है। 5 किलो अनाज भेजते हैं, 5 किलो गरीब के पास अनाज पहुँचता है। आज गरीब खुशहाल है। आज पूरे बिहार में है जो सड़क देख रहे हैं, आज जो 4 लाइन लाने वाले अटल जी की सपना था, अटल जी ने लाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बिहार में अब हर जगह इतना सड़क बन गया। अरे जाइए ना भैया, पटना से मेरिन ड्राइव हम लोग को आने वाला है। तो हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कृष्ण और राम के रूप में अवतार हुए। और इतना बड़ा नहीं, आज जो है हमारा जो कश्मीर
कश्मीर में 370,000 हटा, भारत का झंडा बुलंद हुआ, अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बना। हम समझते हैं कि मनुष्य इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। राम और कृष्ण के अवतार में नरेंद्र मोदी आए और भारत को सजाने और संवारने का। और जहां तक बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, आपको मैं बताना चाहते हैं कि बिहार में पहले क्या था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सही बात कहते हैं, आज पूरे बिहार में कहीं भी 12 बजे रात्रि में आइए जाइए, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। एक बार मैं गया था बारात, तो गया से जब बारात से लौटने लगा तो घर वाला बोला कि रात में जो है पहले यहाँ से लोग नहीं जाता था बेड उठने के बाद, हम किए इसलिए मैं जाता हूँ कि आज बिहार में एनडीए का सरकार है। गया से मैं रात में चला, कोई पूछने वाला नहीं, राम राज है। इसलिए हम समझते हैं बिहार में भी सरकार बहुत सुंदर अब सुधीर चलाने का काम किया, जनता को संवारने का काम। ये इधर उधर वाले बात पे क्या कहेंगे? देखिए बताते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्या कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ही खुद कहीं कहीं बोलते हैं, इसलिए हम सब टीका टिप्पणी नहीं लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी को लोग बहका उका देता है। मुख्यमंत्री जी सज्जन आदमी हैं और उनका विचार उत्तम है, इसलिए उनके विचार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की बात की, उनका मेमोरेंडम भी किया, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें रखी उनके विषय में। कश्मीर का चर्चा किया आपने। वर्तमान में अभी चंद दिनों के अंदर ही एक बड़ी घटना हुई है कश्मीर में। इस घटना को कैसे देखते हैं और इसके रिटेलिएशन या फिर इसके जवाब में जो चीजें की जा रही है उन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, ये जो घटना पूरा भारत रो रहा है, हर गांव रो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आतंकवादियों ने अन्याय किया है। लेकिन हम लोगों को भरोसा है, हम लोगों का भरोसा है कि आज देश का जो सेवक हमने बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। और उन्होंने बिहार के खुले मन से कहा है कि मैं इसका बदला लूंगा, तो हमें भरोसा है जरूर बदला लेकिन लेने का वो काम करेंगे। आपको आऊ क्या है, पाकिस्तान तो कुछ है नहीं, चिल्ला रहा है पानी 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 कर रहा था तो भूखल मर रहा है। वहाँ जो पैसा वैसा फंड ज्यादा फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कहता गधा बेच के खाता है। तो गधा बेच के खाने वाला, आतंकवादियों के पैसा से सरकार चलाने वाला नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी आज जो है गरीबों का सेवक है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक दिन जरूर उसका ठोकेंगे, चिंता मत, उसका जवाब मिलेगा। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, चुनाव के कोहाने पे खड़ा है राज्य। ऐसे में अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार, चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है बिहार में? देखिए, मुद्दा के सवाल है, हम लोग के नेता मुद्दा बना रहे हैं। हम बख्तियारपुर में मुद्दा बनैले ही हो, इस बार बहुत बढ़िया से रिजल्ट हो। तो हम समझे जो हमारा ये अनुमान हो, अबरी 2020 वाला गलती ना करो, हम सजग ही हो, अबरी जगल ही हो, हम ओवर कॉन्फ्रेंस में अभी ना ही हो। ये लेके हम समझे कि जितना हमारे जो वर्तमान विधायक को वोट है तो अभी तो उतना से हो जाना चाहिए, इसलिए कि जनता मालिक इस बार बढ़िया विचार करे। जी, अब आपने बख्तियारपुर की बात की, बख्तियारपुर विधानसभा की बात की, तो बख्तियारपुर का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा, यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव? देखिए, बख्तियारपुर का हमारा वो काम बहुत बचल है। दियारा में पुल न बन लो, दियारा वासियों के जो हमारा 50,000 आबादी है, उस पुल के लिए मेरे दिल में आज भी खनन है। उस पुल को जो है इस बार मैं पक्का पुल बनवाऊंगा। हमारा पीछे एकदम उसके लिए जो है, चाहे जो हो, गरीबों का जो दुख दर्द देखते हैं, 6 महीना बेचारा नाव पर रहती है, नाव पर जाती आती है। हम भी नौता करने जाते हैं तो नाव से जाते हैं, और नाव की बहुत समस्या है, कभी कभी खतरा भी हो जाता है, हवा चलता है तो नैया डोलता है भी। इसलिए मेरे दिल में वो खनक है, इस बार अगर माननीय विधायक बनूंगा तो पहले इस बार पक्का पुल बनवाने का मैं पूरी प्रयास करूंगा और जनता को इस बार उसको तोहफा दूंगा। जी, मतलब आपके लिए ये मुद्दा होगा, मतलब इस मुद्दे पे ही आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इस बार जो है बहुत बड़ा चीज है,
और इस बार उसको स्कूल के लिए मेरे दिल में बहुत ख्याल है, उसको पूरा करवाने का काम करें। मतलब ये तो व्यक्तिगत आपकी सोच है। वैसे क्षेत्र के लोगों की तरफ से मुद्दे क्या आ रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, क्षेत्र का जो मुद्दा है बताते हैं आपको। एनडीए की जो सरकार है बिहार में, देश में, तो हमको लगता है जनता को जो मुद्दा कुछ है ये नहीं है। जनता तो गदगद है, जनता के राशन मिल ही रहा है, रोड सड़क मिल ही रहा है, 22 घंटा बिजली मिल ही रहा है, कृषि के लिए बिजली मिल ही रहा है। हम समझते हैं उसका तो मुद्दा, किसानों का मुद्दा तो सरकार ने पूरा कर रहा है। और जो बचल है, जो हमारी मोदी सरकार और नीतीश कुमार बिहार के एनडीए सरकार पूरा करने की तैयारी है। ये हम विधायक बन के उनकी समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। वो सरकार हमारी जो एनडीए का है, वो मोदी जी और हमारा बिहार का एनडीए सरकार पूरा। आप बोल रहे हैं कि काफी रामराज चल रहा है, रामराज की बात आपने कही, सब कुछ खुशहाल है, बहुत अच्छे विकास हो रहे हैं। वहीं अपोजिशन की अगर मैं बात करूं, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी अक्सर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर के बातें उठा रहे हैं। अभी जल्दी में एक केंद्र में एक संशोधन बिल लाया गया है, मैं वक्फ संशोधन बिल की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे मुद्दे वो बनाने का, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे कितना प्रभाव रखने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? बख्तियारपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, आपके क्षेत्र में कितना? जनता को इस सबसे कोई मतलब न है। जनता को हमारा रोजी रोजगार, शिक्षा, रोजगार में भी तो वो सवाल उठा। हाँ, तो सुनिए, उसके लिए ये सब जो है मोदी जी और हमारे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है, वही पूरा करेगा। और इस बार फिर बिहार का, और ये सब जनता नहीं सोचता ऊपर क्या हो रहा है, बर बिल क्या है, फलना बिल क्या है, ये सब जनता नहीं। इसको लेकर के बोल रहे हैं कि काफी मतलब अल्पसंख्यक समाज, सब कोई चर्चो न हो, हम जा ही ना मुसलमान, कोई चर्चा ये सब न हो। सब बेचारा खुशहाल है कि अच्छा काम हो रहा है, बिजली अच्छा है, गरीब को राशन मिल रहा है। क्या मुसलमान भाइयों को राशन मोदी जी नहीं दे रहे हैं? मुसलमान भाइयों को 22 घंटा बिजली नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, सबको बराबर। माननीय प्रधानमंत्री जी तो बराबर कहते हैं सबका विकास, सबका कल्याण, सबको योजनाएं मिलती है। इसलिए सब लोग ऊपर में हो तो सब चर्चा राजनीति में अपन करो, लेकिन जनता उनता में सब मतलब ना हो। जनता में बिजली चाहिए, जनता में भोजन चाहिए, जो मोदी जी और एनडीए सरकार दे रहा है। वो कहते हैं कि ये इतना हिंदू मुस्लिम हुआ कि ये जो पहलगांव में जो घटना है वो इसी का रिटेलिएशन है, इसी का असर दिख रहा है वहाँ। देखिए, सब ऊपर में जो नेता विपक्ष के लोग बोलते हैं। हम गांव में रहते हैं, हमको ये सब पता न चलता। हमको इतने पता चलता है, गरीब सब जाते हैं कल को कि 22 घंटा बिजली रहा है। सब विधायक जी, मुखिया जी सब तरह के बात बोलता है। 22 मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी गरीब को बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, सब अच्छा बात बोल रहा थी। लेकिन माहौल हम समझे कि माहौल बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, बढ़िया। वक्फ संशोधन बिल पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कि वो चर्चा नहीं चलती है। ऐसे ही एक सीतामढ़ी में सीता जी के मंदिर की निर्माण की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, आपके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने रैलियों में भी, भाषण में ये बात कहा है। राम मंदिर का भी जिक्र आपने किया। ऐसे में केंद्र के मुद्दे, यानी केंद्रीय मुद्दे जो हैं, भारत के केंद्रीय मुद्दे जो हैं, बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव रखती है? मतलब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में? केंद्र के ही योजना तो बहुत सारी योजना, गरीबों के लिए राशन है जी, गरीबों के लिए जो है आज बिजली है, गरीबों को आयुष्मान भारत इलाज। पहले जो है मनुष्य बीमार जब पड़ता था तो बड़े बड़े लोगों से सूद खोजता था, कर्जा लेता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए नहीं मैं बोला कि राम के अवतार है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई से कर्जा मत लेना है, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, इलाज कराओ। कहने का मतलब आज जो है बिहार का जहां तक मुद्दा है, शिक्षा का जहां तक सवाल है, तो पहले जो है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कर्जा लेता था, फिर उसको कर्जा पे सूद चलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अलग से विभाग शिफ्ट किया। बैंक से कोई मतलब ना हो, कॉलेज में तो 40 लाख एस्टिमेट बनाए तो 40 लाख एस्टिमेट लावा, 40 लाख रुपया देवो और तुरंत देती है। तो हम समझते हैं
कि आज नौजवानों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया। 40 लाख के एस्टिमेट है तो देंगे, 1 करोड़ का है पढ़ने के लिए तो देंगे। इतना बड़ा सहयोग क्या, मतलब केंद्रीय मुद्दे का भी सकारात्मक प्रभाव। अरे क्या बात करते हैं, गर्दा हो रहा है इधर, अभी एकदम गर्दा है सब। राम अवतार, कृष्ण के अवतार में सब लोग हैं, तो बिहार की जनता, गरीब जनता खुशहाल है। गर्दा हो रहा है, गर्दा आपने कहा, चलिए बढ़िया, गर्दा हो रहा है। आप तो जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, स्टार्टिंग से ही त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का, आज भी आप बोल रहे हैं कि मैं अभी देख रहा था, कुछ निमंत्रण भी आपके पास आए हुए हैं, लगन का टाइम है, काफी निमंत्रण भी आप कर रहे हैं। आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं इस बार आपकी अपने क्षेत्रीय जनता से? अभी तो आपने एक पुल की जिक्र किया, लेकिन आपके संकल्प और वादे की बात इस बार मैं पूरे 5 साल हारने के बाद एक टोला की समस्या को मैंने देखा। जैसे अभी मैं गया घांग पंचायत में, तो एक सड़क नहीं बना, 1.5 किलोमीटर। आज दियारा में पुल नहीं है। यानी हरदासपुर से लेकर रूपस से हरदासपुर तक के रोड की जर्जर अवस्था। तो बहुत सारा गांव है जिसकी स्थिति, आज मिसी पंचायत में जाते हैं, कुछ सड़कें बचा हो। तो इस बार मैं जितना गांव में जा ही हो, सबके वही से नोट कर रहा हूँ। कहा कि जब विधायक बना है तो थोड़ा भाग दौड़ बढ़ जाए। तो भाग दौड़ जब बढ़ता तो मैं सब योजना को 1, 2, 3 बना के रख रहा। इस बार आऊंगा, जनता मालिक है, जनता इस बार अगर आशीर्वाद देती है तो हम उस योजनाओं को प्राथमिकता दें। अभी हमारे नीमी पंचायत के आए, उनके गांव की एक सड़क है मुहाना से नीमी जाने का, लगता है कि गवड़े में गिर जाएगा, तो गड़िया गिर जाएगा, तो कुछ काम बचा है। इस सब योजनाओं को इस बार जो है हम प्राथमिकता रखेंगे और इस बार करवाने का, मतलब पब्लिकली प्रॉमिस कर रहे हैं, जनता मालिक से इस बार करें कि इस बार जो आपके समस्या है, आपके 5 साल मैंने विधायक रहा, 5 साल में आपके वार्ड मेंबर के तरह आपसे मिला, आपके दुख सुख में साथ दिया। इस बार अगर जनता मालिक मुझे आप आशीर्वाद देते तो आपके जो बची खुची जो समस्या है उसको मैं पूरा करूंगा। और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितना गांव में मैंने घूरा, आपके समस्या को मैं देखा हूं, आपको बताने की अब जरूरत नहीं है। अब मैं जाता हूं, गेरुआरी जाता हूं, एक सड़क है, जब वही गांव जाता हूं उस गांव के लोगों ने हमको बताता है कि भाई सड़क बननी चाहिए। इस बार सब समस्या को मैंने नोट किया हूं। जनता मालिक, जनता भगवान इस बार अगर हम पर विश्वास करती है तो गर्दा उड़ाएंगे हैं कि बख्तियारपुर के विकास में गर्दा उड़ेगा जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो वो अपील क्या हो? नहीं, देश की जनता, देश के नेताओं से मैं अपील क्या करूं, राज्य के अपने नेताओं से अपील क्या करूं? नहीं, जनता से अपील करूं। मैं अब इतना जानता हूं कि जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार 2025 में फिर से एक बार बख्तियारपुर में और राज्य में, देश में तो आपने मोदी जी को कमल को खिला ही दिया, राज्य में फिर से एक बार खिलाइए कमल और फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाइए। और लल्लू मुखिया आपका जो है सेवक जो है, आपका फिर से आशीर्वाद आप दीजिए कि बख्तियारपुर में आपके फिर से सेवा करने का मौका मिले। आपसे हमारा बख्तियारपुर की जनता से निवेदन है कि इस बार जो बचा खुचा है जनता की समस्या, उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बख्तियारपुर में आया, आप हमारी बात को सब लोगों तक पहुंचाने का काम किए, इसके लिए मैं पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ रणविजय कुमार सिंह जी उर्फ लल्लू मुखिया, पूर्व वार्ड सदस्य, पूर्व उप मुखिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी बख्तियारपुर 180 नंबर विधानसभा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग नेताओं से, वर्तमान विधायक से, पूर्व विधायकों से
प्रबल दावेदारों से हमारी बातचीत होती रहेगी। हम बातचीत करते रहेंगे, उनका परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं और इस क्षेत्र के जो जनता, आपने जो इसको सुनाने का काम किए, सब लोगों को नमस्कार, सलाम, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद।